सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। और बिजली का बहरान इस वक्त हमारे पूरे मुल्क में शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और बिजली की लोड शेडिंग, कीमतों में भी हम रोज़ बरोज़ इजाफा होते देख रहे हैं, जिसकी वजह से इस वक्त पूरा मुल्क परेशान है, हर एक आम आदमी परेशान है। मगर हुकूमत की तरजीहात इस वक्त क्या हैं? ऐसा महसूस होता है कि शायद हुकूमत किसी और सिमत में सोच रही है। मुल्क में इस वक्त ज़्यादातर बिजली की पैदावार इंपोर्टेड तेल और गैस पर मुनहसर है, जो आलमी मंडियों में कीमतों के उतार चढ़ाव से मुतासर होती है। इसी तरह थर्मल बिजली मकामी कोयले के ज़खायर के बजाय इंपोर्टेड कोयले पर इन्हिसार करती है, जो महंगी होती है। फिर रिन्यूएबल एनर्जी के फ़रोग के लिए पॉलिसीज, बिजली की तरसील और तकसीम का पुराना और नाकारा निज़ाम है। मरम्मत और देखभाल के लिए फंड्स की कमी है। गर्दिशी कर्जे बिजली के मौजूदा बहरान की अहम वजूहात में से एक बड़ी वजह है। एक जाने मुल्क में महंगी तरीन बिजली पैदा की जा रही है, तो दूसरी जाने मुल्क में बिजली की चोरी, लाइन लॉसेज और हाजिर सर्विस और रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन को मुफ्त बिजली की फराहमी इस बहरान का सबसे बड़ा और बुनियादी मसला है, जिसका इंकशाफ कल हमारे प्रोग्राम व्यापार में मारूफ एनर्जी एक्सपर्ट शुएब अहमद साहब ने किया था। और साथ ही उन्होंने किया था कि उनको इन आदादो शुमार पर किसी भी फोरम पर चैलेंज किया जा सकता है। इस गोरख धंधे के क्या क्या आदादो शुमार उन्होंने शेयर किए थे, जरा 2-3 लाइन उसकी सुनिएगा। इस वक्त 1,90,000 हाजिर सर्विस और रिटायर्ड मुलाजमीन हैं। आपकी जो जितनी भी पावर प्रोड्यूसर्स है ना, ये जो आपके जेनको, एनटीडी और फला जनाब वापडा, इन 1,90,000 मुलाजमीन के लिए 400 मिलियन यूनिट सालाना फ्री है। अच्छा। जिसकी मालियत बनती है 25 अरब रुपए कम अज कम। अरबाज जहांगीर ये अपनी फेस सेविंग कर रहे हैं, क्योंकि जो ये खुद कल्प्रेट हैं, ये उस कल्प्रेट अपने जो जुर्म जो है वो हमारे खाते में डाल रहे हैं। एक एसी चलाकर भी लोगों का बिल जो है वो इस वक्त 50-50, 60-60 हजार रुपए वो क्यों आ रहा है? मैं वजूहात आपको बता रहा हूँ। 1,90,000 मुलाजमीन का बिल आप और मैं पे कर रहे हैं। 17.5% हमारा लाइन लॉस है, जिसका बोझ कितना पड़ रहा है आप पर और मुझ पर? 300 अरब रुपए का सालाना। अब ये बहुत ही खतरनाक फिगर्स हैं, जिसकी निशानदेही शुएब साहब कर रहे हैं। आईपीपीज तो लूटमार कर ही रही हैं, आवाम पर अरबों रुपए का बोझ भी डाला जा रहा है। इसका हिसाब अब कौन करेगा? इस पर वजीर आजम आखिर कब एक्शन लेंगे, अभी तक इसका कुछ नहीं पता है। आज साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर गौहर एजाज ने भी मुतालबा किया है कि जितनी बिजली बनाएं उसी का पैसा लें, कैपेसिटी पेमेंट अब बंद कर दें। आईपीपीज और जो प्लांट्स बंद हैं उनका फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाए। जरा ये उनके भी चंद जुमले मुलाहिजा कीजिएगा। अब आवाम इस वक्त पहले महंगी बिजली और गैर एलानिया लोड शेडिंग से परेशान है, और फिर ऐसे में एक और इंकशाफ बिजली सार्फिन पर बम की तरह गिरा है। सार्फिन को जायद बिल मौसूल होने पर नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा की अफसरान ने अपनी एक रिपोर्ट मुरतब की है, अथॉरिटी को पेश की है। और रिपोर्ट में इंकशाफ बड़ा वाज़ेह है कि अप्रैल से जून 2024 में ओवर बिलिंग की गई। तमाम तकसीम कार कंपनीज, जिसमें के इलेक्ट्रिक भी शामिल है, ओवर बिलिंग में ये मुलव्विस हैं। जमात इस्लामी ने आवाम को इस लूट मार से रिलीफ दिलवाने के लिए धरना दिया हुआ है। जमात इस्लामी के दरमियान महंगी बिजली और दीगर मुतालबात पर हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात चल रहे हैं। मुज़ाकरात के 2 दौर हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से अभी तक जमात इस्लामी को भी कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया गया है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या जमात इस्लामी के मुतालबात हुकूमत के लिए काबिल कबूल हैं भी या नहीं? और इस सवाल का जवाब अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कुछ यूँ दिया है, ये सुन लीजिए, फिर मेहमानों को आपसे तारुफ करवाते हैं, गुफ्तगू शुरू करते हैं। तो ये हाफिज़ नईम साहब के इस वक्त आपने ख्यालात भी सुने, और ज़ाहिर है कि हुकूमत पर अब ये बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि किस तरह से इस धरने को टैकल करते हैं, कितने मुतालबात जमात इस्लामी के वो मानते हैं, और मुज़ाकरात पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। मेहमानों को आपसे तारुफ करवाते हैं। हुमायूं मोमन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। राना एहसान अफजल साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी भी हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, ये अब हाफिज़ नईम साहब ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों से हुकूमत ये कहलवाने की कोशिश कर रही है, उन तक पैगामात पहुँचा रही है कि ये काबिल अमल नहीं है उनके मुतालबात। तो ये मुज़ाकरात करके क्या टाइम लिया जा रहा है? कितने जो उनके मुतालबात हैं वो काबिल अमल हैं? किस तरह से डील करने जा रहे हैं आप जमात इस्लामी के इन मुतालबात को और धरने को? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि टेक्निकल कमेटीज बन गई हैं, कोई टाइम गेन नहीं किया जा रहा। उनके जो मुतालबात हैं बिल्कुल सराखों में हक़ाइक़ में रहते हुए जो मुमकिन को दे सकते हैं, हम ऑलरेडी उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अभी आपने गौहर एजाज साहब की स्टेटमेंट चलाई कि वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। उनसे पहले ये सवाल तो पूछे कि वो सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे हैं? वो तो इस मुल्क के वजीर दाखिला रह चुके हैं, इस मुल्क के जो है वो कॉमर्स के फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं, तब तो उन्होंने चूं भी नहीं की इस मामले पर। तो आज जो है ये इतने बड़े बड़े आइडियाज जो ये लेके आ रहे हैं, असल में ये अवाम को गुमराह कर रहे हैं। देखिए, कैपेसिटी पेमेंट बिल्कुल हम ऑडिट कर रहे हैं,
हम पहले ही ऑडिट कर रहे हैं, हमें पब्लिक ऑडिट से कोई मसला नहीं है। आप लेकिन अगर आप आवाम को बताएं कि ये कैपेसिटी पेमेंट बंद हो जाएंगी, तो देखें आपके इंटरनेशनल आपने सोशल गारंटीज दी हुई है। तो एक कैपेसिटी पेमेंट होती क्या है? कैपेसिटी पेमेंट तो आपकी जो बैंक की पेमेंट्स हैं, जो आपकी उस पे फाइनेंसिंग है, उसकी रीपेमेंट्स को कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं। ऑपरेशन मेंटेनेंस को कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं, और रिटर्न ऑन इक्विटी को कहते हैं। बिल्कुल इनको देख लें, इनको हम दिखाने के लिए भी तैयार हैं, इनके ऊपर डिस्कशन करने के लिए भी तैयार है। लेकिन असल मामला क्या है कि आज ये कैपेसिटी पेमेंट का बोझ क्यों बना हुआ है? वो इसलिए बना हुआ है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी थी 2019 में, 2020 में, 2021 में, 2022 में, वो नहीं हुई। जो चाइना का सीपेक का फेज 2 था, जहां इंडस्ट्री रिलोकेट होनी थी पाकिस्तान में, वो नहीं हुई, जिसकी वजह से आज ये बोझ बन के अगर यही इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाती और बिजली की खपत उस इंडस्ट्री में हो जाती, तो ये कैपेसिटी पेमेंट महसूस ना होती। तो असल जो मुद्दा है वो तो लायक जो 3.5-4 साल उसकी वजह से एक कैपेसिटी, बाकी आप ये कहें कि जो आपकी डिवैल्यूएशन उसकी एक मेजर वजह है जो कैपेसिटी। अच्छा नाना साहब, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं, ये जो फॉरेन ओनर्स हैं आईपीपीज के, चलें उनसे बात करना बड़ा मुश्किल है, वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं। लेकिन ये सुलेमान शहबाज साहब का जो एक आईपीपी है, जो जहांगीर तरीन साहब का है, जो रज़ाक दाऊद साहब का है, जो नदीम बाबर साहब का है, या मंशा ग्रुप के जो आईपीपीज हैं, इनसे तो बात हो सकती है ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में इनसे बात हुई, वो अभी हुमायूं मोहम्मद साहब इस पर बात करेंगे भी। लेकिन आप लोगों के लिए क्या मुश्किल पेश आ रही है इन लोगों से बात करना? तो यही तो बात है जिनका आपने जिक्र किया, उनमें से कुछ की तो कैपेसिटी पेमेंट सही है। अच्छा, सारों की तो ये तो लेकिन पे भी हैं, रंग नहीं देना चाहिए। और जो पाकिस्तानी मुआहदे भी हैं, मिसाल के तौर पे हुकूमत पाकिस्तान की भी आईपीपीज हैं, अच्छा, उनकी भी कैपेसिटी पेमेंट है। क्या कैसे है? देखें, वो अगर एडीबी की फाइनेंसिंग है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो अगर वो प्लांट चले, किस तो जानी है, वो किस जानी है, वो उसको कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं। तो हुमायूं मोहम्मद साहब, अब ये जितने नाम अभी मैंने लिए, और भी बहुत सारे ज़ाहिर है ऐसे और नाम होंगे जो हुकूमत में भी शामिल रहे होंगे, पिछली भी, इसमें भी, तो ये फ़वाइद तो ये लेते रहे, अरबों रुपया तो इनको दिया जाता रहा है। आज जिस तरह गौर साहब भी कह रहे हैं कि जिसकी ज़ीरो पेमेंट भी है, जिसकी ज़ीरो कैपेसिटी या जनरेशन है, या वो ज़ीरो यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, उसको भी हज़ारों करोड़ उसको दिए गए, और अब ये सिलसिला बंद होना चाहिए। तो ये माजी में ये सिलसिला चला, अभी राना साहब भी आपके दौर का जिक्र कर रहे हैं कि अगर उस वक्त सीपैक तेजी से चलता तो बिजली की खपत बढ़ चुकी होती, कंजम्पशन बढ़ती, तो शायद ये इतना बोझ ना होता इस वक्त मईशत पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, सिंपल सी बात ये है कि ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स या ये जो जितने भी मुआहदे हुए हैं, ये मुआहदे जिस ज़माने में, अब ये गोहर इजाज साहब जो कि मिनिस्टर रह चुके हैं वो बता रहे हैं, जिस ज़माने में ये मुआहदे हुए हैं, उस ज़माने में अगर पाकिस्तान में $1.8 बिलियन का फॉर एग्ज़ाम्पल हबको का अगर वो लगा है, तो उस ज़माने में पाकिस्तान के ही रीजन में आसपास जगहों पे $0.8 बिलियन का उसने ही कैपेसिटी का लगा है। तो इसका मतलब ये पाकिस्तान के अंदर जो लगा है उसको इन्फ्लेट करके दिखाया गया है। नंबर 2, उस जमाने में जो आसपास में जितने सेंट्स पे वो बिजली का किया था, वो अगर 3 या 4 यूनिट थी तो पाकिस्तान में 14 सेंट्स का यूनिट किया है। अच्छा, और ये क्यों किया गया हुमायूं साहब, जरा इस पर भी साथ ही साथ रोशनी डाल दीजिएगा कि इन्फ्लेट करके क्यों दिखाया गया, इसकी क्या वजह थी? अब देखें, इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। इसकी जो मेन वजह है जो समझ में आती है वो ये है कि एक तो आप कहते हो कि यार हमारे यहाँ पे कोई इन्वेस्ट नहीं करता तो हम ज़रा ज़्यादा उनको पैसे देते हैं, ठीक है, फेयर एनफ। लेकिन अगर आप पैसे ज़्यादा देना चाहते हैं तो आप उसको 90% इन्फ्लेट करके दे रहे हो। 90% किसी भी बिजनेस में 90%, आप 5% 10% का वो कर लो, 90% आप उसको बाकियों के मुकाबले में महंगा दे रहे हो। अच्छा, नंबर 2, आप उनके साथ मुआहदे ऐसे कर रहे हो कि जिसमें आप कहते हो कि अगर तुमसे किसी ने भी नहीं लिए बिजली, हम तुम्हें तब भी पैसे देंगे। मिसाल मैंने पहले भी एक आध प्रोग्राम में दी हुई थी कि बिल्कुल इसी तरीके से कि हम अपने मोहल्ले में एक सब्जी की दुकान वाले को कहें सब्जी की दुकान लगा लो, वो आके दुकान लगाता है, हम जाके वहां से कहते हैं कि भाई टमाटर कितने के, वो कहता है 200 रुपए के। हमें पता है कि साथ वाली दुकान, एक और 2 दुकानें वहां पे या साथ वाले मोहल्ले में ये 200 की नहीं है, वो 80 रुपए का किलो है टमाटर।
तो हम कहते हैं नहीं हम उधर जाके ले लेंगे। वो कहते हैं नहीं भाई आप लो या ना लो, मुझे 200 रुपए आप दोगे क्यों? मैं आप कहने पे यहाँ दुकान लगाइए, अब आप पैसे लो मुझसे, सब्जी लो या ना लो, इतने आप लोगों ने मुझे कहा है किलो टमाटर, इतने किलो फलाना, इतने किलो, इनके पैसे आप देते रहोगे और हर एक मोहल्ले वाला मुझे देता रहेगा, वरना आपके चाकर भी हमें कुछ ना कुछ पैसे देते रहेंगे, हम लेते रहेंगे। अब इसके पीछे दूसरी वजह क्या हो सकती है? दूसरी वजह यह है, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। एक कंपनी है जो जितना मुझे पता चला है, पोर्ट कासिम आईपीपी इलेक्ट्रिक कंपनी है, ठीक है। इसने हांगकांग पोर्ट कासिम के साथ मिलके इन्होंने वो किया, और साथ में ख्याल में ये कोईती कोई कंपनी उनके साथ मिलके, या कतरी कोई कंपनी उनके साथ मिलके इन्होंने किया है। अच्छा, ये 7 या 8 जुलाई 2014 में रजिस्टर्ड हुई, और इसको जो कॉन्ट्रैक्ट मिला वो तकरीबन 2014 के एंड में, उसके फौरन बाद, और या फिर 2015 के शुरू में बिल्कुल मिल गया, मतलब विद इन 6 मंथ्स इनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। ठीक है। अच्छा, जब हम इनको फर्दर खरीदते हैं तो उस जमाने में उनमें से एक जो आदमी जो इसका डायरेक्टर है वो है सैफुर रहमान, और वो उनका रिश्तेदार है उस जमाने में। आजकल नहीं है रिश्तेदारी या नहीं है, उस जमाने में थी। तो जब हम इन सारी चीजों को देखते हैं, और जैसे वो कह रहे हैं ना कि बाद नहीं देखते, जो आईपीपीज इवन जो शरीफ फैमिलीज की है या जो मंशाज ये सारी है, ये सारे के सारे कोई 25 करोड़, कोई 2 अरब, कोई 5 अरब वो ले रहे हैं, सब ले रहे हैं। इसमें वो सही कहते हैं, हुकूमत की भी है, इसमें आपको ये भी पता चलेगा, इसमें जो फौजी फाउंडेशन वाले। ठीक है, चले पॉइंट आपका जरा हुमायूं साहब जरा डिटेल से आगे, जरा इस पर जरा पहले रिएक्शन अब ले लें राना साहब का। तो राना साहब, ये जरा हुमायूं साहब ने जो कहा इस पर भी आप कमेंट कर दीजिएगा। और अभी एक एनर्जी एक्सपर्ट जो डॉक्टर शुएब साहब हैं, उनके जब अभी कुछ शॉर्ट्स हमने चलाए, वो कल प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे, वो बता रहे हैं कि कोई 2 लाख के करीब राउंड ऑफ करके मैं बता रहा हूँ कि ऐसे सरकारी मुलाजमीन हैं जिनको 400 मिलियन यूनिट फ्री दिए जा रहे हैं, जिसकी मालियत 25 अरब बनती है। तो आईपीपीज का मसला अगर नहीं सॉर्ट आउट हो, कैपेसिटी पेमेंट्स का, कम से कम ऑल्टरनेट सोल्यूशन पर तो हुकूमत जा सकती है, मुफ्त बिजली तो खत्म कर सकती है कम से कम। लेकिन किसी को मुफ्त बिजली नहीं मिल रही, हमारी नॉलेज में नहीं है। अगर वो डिटेल शेयर कर लें कि किसको मुफ्त बिजली मिल रही है तो जरूर उस पर डिस्कस किया जा सकता है। डिस्कोस जो हैं वो बल्क प्राइसिंग में जरूर बिजली देती है, लेकिन मुफ्त बिजली का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं। अच्छा, लेकिन में कतल कलामी की माजरत होगी, लेकिन आज आप न्यूज़ वेबसाइट्स पर भी अगर देखेंगे तो ये रिपोर्ट्स की सूरत में, फैक्ट्स की सूरत में हर वेबसाइट पर खबर लगी हुई है, अखबारात भरे पड़े हैं इससे। फिर तो ये उन इदारों को आपको पूछना चाहिए जरा पकड़ के कि आप कैसे इल्जाम लगा रहे हैं 2 लाख सरकारी मुलाजमीन पर। मेरे ख्याल से आप अगला प्रोग्राम में जब मुझे बुलाएंगे तो ये आप जरूर सवाल पूछ लीजिएगा, मैं हकायक आपके पास जो है वो हुकूमत से लेके आपको जरूर बता दूंगा। मेरी इस वक्त नॉलेज में किसी को मुफ्त बिजली नहीं मिल रही, एमएलएस को मुफ्त बिजली नहीं मिल रही, सेनेटर्स को नहीं मिल रही, मिनिस्टर्स को नहीं मिल रही, उसी रेट पे मिल रही जिस तरह एक आम आदमी को मिलती है बिजली। ब्यूरोक्रेट्स को मिलती है। अब ये कौन से मुल्क में जहाँ फ्री बिजली मिल रही है इसको देखना पड़ेगा, फिर मैं इस पे कॉमेंट कर सकता हूँ। जो बात हुमायूं साहब ने की, देखें ये बिल्कुल हवाई बातें। इनसे पूछे कि 4 साल आपकी हुकूमत थी, आपने यार एक चवन्नी भी नहीं निकाली। आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन है, इतनी आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है कि किकबैक किसने ली, कौन डायरेक्टर है, कौन क्या है। अगर गलत था तो किसी एक के ऊपर एक एफआईआर कटवा देते, कोई एफआईए में इंक्वायरी लगवा देते, या जो नैब चेयरमैन को आपने ब्लैकमेल कर रहे थे उसी से कोई रेफरेंस दिलवा देते। आपने एक केस भी नहीं बनाया। आज आप ये हवाई बातें कह रहे हैं, तो ये हवाई बातें खुदारा ना करें जिसकी कोई ना रियलिटी है, ना कोई एविडेंस है, ना कुछ और है। वरना आप जरूर 4 सालों में कोई एक आधा केस बना देते आईपीपी के ऊपर। आपने तो ऑडिट भी किया, आपने तो आईपीपीज का ऑडिट भी किया और कुछ नहीं निकाल सके। देखिए हकीकत इन्होंने ठेले और वो सब्जी वाले की मिसाल दी। अब मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, ये अवाम को गुमराह कर रहे हैं। अब आप एक डैम लगाते हैं, डैम से पानी से बिजली बनती है। हम कहते हैं कि शायद पानी की कोई कॉस्ट नहीं है, पानी से बिजली बनने की 0 रुपए कॉस्ट है। लेकिन जो डैम बना है उसके ऊपर जो टर्बाइनें लगी हैं उसके लिए फाइनेंसिंग लिया, आपने बैंक से लोन लिया है, उसकी लोन की किस्तें हैं। उस लोन की किस्तें, वो बिजली बनाए डैम या ना बनाए, आपको लोन की किस्तें देनी है। इसको कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं। चाहे आप वो बिजली बनाएं या ना बनाएं, आपको इंश्योरेंस कॉस्ट पे करनी है, आपको जो रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे हैं, जो आपकी सैलरीज हैं, वो पे करनी है। इसको जो है कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि जो कर्जा लेके ये प्रोजेक्ट्स लगे हैं उन कर्जों पे डिफॉल्ट कर दें। नहीं, वो कह रहे हैं इंटेंशनली महंगे रेट पर लगे हैं। उसको मैं फिगर्स को इन्फ्लेट करके दिखाया गया, रीजन में उसी दौर में बहुत कम रेट्स पर वो लग रहे थे ना।
अगर तो ये देखें, इतना बड़ा ये इल्जाम लगा रहे हैं और इनके पास इंफॉर्मेशन भी है, तो ये सोए हुए थे, नींद की गोलियां खाई हुई थी इन्होंने जब इनकी 4 साल हुकूमत थी। बनाते ना केस। तो अब ये जो इनको याद आ गया, इन्होंने तो पूरा ऑडिट किया था ना आईपीपीस का, तो इनसे पूछें कि आपकी 4 साल में आप कोई एक ये इंफॉर्मेशन हुमायूं साहब जो आज लेके फिर रहे हैं और टीवी टॉक शोज में बता रहे हैं, क्या इनके इंटीरियर मिनिस्टर को नहीं पता थी? क्या उनके इंटीरियर, क्या इमरान खान को नहीं बताई थी? तो ये झूठी बातें जो यहाँ कर रहे हैं, जिसकी कोई ना लॉजिक है। अगर इस तरह का कोई किकबैक्स लिए गए, सीपेक के प्रोजेक्ट्स लगे, चाइनीज इन्वेस्टर्स एंटिटीज ने प्रोजेक्ट्स लगाए, मेजॉरिटी जो हमारे दौर में लगे, यही इन्होंने चाइनीज कंपनीज पे इल्जामात लगाए, इसी पे इलेक्शन लड़ा 2018 का और सीपेक को तबाह कर दिया। इन्होंने इसी तरह की बातें की और चाइनीज ऑफेंड हो गए कि एक तो हम यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऊपर से करप्शन के इल्जामात हम सुने और वो सीपेक इन्होंने तबाह कर दिया। और आज वो सीपेक होता तो लाखों की तादाद में, आप ये 20 लाख कार्रवाई ना करने का सवाल उठा रहे हैं हुमायूं साहब की तरफ। इसके साथ साथ ये सवाल भी ले जाते हैं कि नदीम बाबर साहब भी चूंकि 2 आईपीपीस के मालिक थे, जहांगीर तरीन साहब की भी कोई 3 के करीब आईपीपीस थी, रजाक दाऊद साहब भी उस वक्त बहुत करीब थे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के, और उनकी भी आईपीपी थी। तो हुमायूं साहब, ये इन लोगों से क्यों नहीं कोई बात पुरुष हुई, इनसे क्यों कोई तहकीकात क्यों नहीं हुई? अरबों रुपए तो इनको भी दिए जाते रहे उस दौर में। देखिए जी, सबसे पहले मैं आपको बात बताता हूँ, मैंने किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाया कि किकबैक्स हैं। मैंने सिर्फ ये कहा है कि वहाँ पे आपको पता चलता है कि जिस ज़माने में, मतलब जिस ज़माने में अगर मेरा एक कज़न एक बिज़नेस में है और उसको 6 महीने के अंदर अंदर जब वो रजिस्टर कराता है 6 महीने के अंदर अंदर मिल जाता है, यहाँ पे आई कैन स्मेल अ रैट। मैं ये बात बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके अंदर कुछ ख़राब हुआ है, लेकिन मुझे हो जाता है। नंबर 2, देखिए बात ये हो जाती है, वो बिल्कुल सही कहते हैं कि जब आप देखिए जब भी जो भी बिजनेस होता है ना, उसका आपने टाइम रखा होता है कि यार ये 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में इसको हम कर लेंगे, हर एक कब होता है। लेकिन फॉर एग्जांपल जो बिजनेसेस 75% प्रॉफिट पे चल रही हैं, आप उस बिजनेस का आप क्या कर रहे होगे? आप ये कर रहे होगे कि यार ये वो 75% पैसे कहाँ जा रहे हैं, किस लिहाज से चल रहे हैं? अच्छा ये मैं बंद कर देते हैं। अच्छा राजा, मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ जरा। हाँ, ये मुकम्मल सर मुझे बोल लेने, वो आपके दौर की याद दिला रहे हैं कि आपको 4.25 साल का टाइम मिला तो उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं की ना आपने इनके खिलाफ। देखिए एक बात बताता हूँ, ये सारा मसला जो अभी जो उठा हुआ है ना मसला, ये सारा मसला उन्हीं 4.25 साल की कोशिश की वजह से कि जिसमें वो ऑडिट हुआ था। अगर आप वो ऑडिट रिपोर्ट पढ़ ले तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी क्या रहा है। अच्छा, उसका वजह क्या हुआ है, अब मैं उस रिपोर्ट की वजह बता रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ ये सारा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट गिराई गई है उसके पीछे ये सारी वजूहात है। क्यों? वो ऑडिट रिपोर्ट देखें और उसके बाद देखना शुरू करें, अचानक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट गिरनी शुरू हो जाती है। अच्छा, उसके बाद फिर आते साथ ही सबसे पहले क्या चीज होती है, नैब के कवानीन में अमेंडमेंट्स आती है। उस नैब के कवानीन अमेंडमेंट्स को जब हम सामने देखें तो उसके अंदर 2 क्लॉजेस मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क करती है। एक क्लॉज नंबर 2 है जिसमें वो कहते हैं कि आप रेफरेंस देते हैं कि 1985 के बाद जितने भी केसेस हैं आप नैब उनको हाथ नहीं लगा सकती। नंबर 2 क्लॉज नंबर 4 है, वो उसका सेक्शन 4 है, वो कहता है कि अगर कोई इस किस्म के डिसीजंस हुए गए हों जो कि पॉलिटिशियंस ने लिए हो या ब्यूरोक्रेसी ने लिए हो जिसकी वजह से एक्सचेकर को नुकसान हुआ हो, इन अदर वर्ड्स बदनीयती वाले फैसले हुए हों, तो नैब को नहीं उठा सकती। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलिए दोनों पॉइंट एक देखिए आपके प्रोग्राम में क्योंकि हाँ ये स्काइप की वजह से दोनों की आवाज नहीं, एक करके जरा मैं आ रहा हूँ राणा साहब, बस कंप्लीट कर लें जरा हुमायूं साहब जल्दी। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है इंपोर्टेड गैस और इंपोर्टेड कोल का। आप मुझे बात बताएं, कोई मियां शहबाज शरीफ साहब से पूछे कि इंपोर्टेड कोल का साहिवाल में लगाने का तुक क्या था। चलें, ये राणा साहब इस पर जरा जवाब देंगे और साथ ही राणा साहब जरा ये भी बताइएगा कि सुलेमान शहबाज साहब की जो आईपीपी है वो तो हायर रेट्स पर नहीं लगाई गई ताकि आपका बयान रिकॉर्ड पर आ जाए, और उसको तो कोई कैपेसिटी की मद में कोई पेमेंट नहीं की जा रही, ना पहले की गई है माजी करीब में कोई। मुझे उनकी डिटेल नहीं पता, लेकिन ये तो इसको चेक करना पड़ेगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मुझे उनकी डिटेल्स का नहीं पता। लेकिन देखें, बात ये, इन्होंने आज एक आपको ब्रेकिंग न्यूज दे दी है, खान की गवर्नमेंट आईपीपीस के ऑडिट की वजह से गई है, वो अमेरिकन साजिश की वजह से नहीं गई। वो आईपीपीस का जो ऑडिट हुआ उसके बाद खान साहब की गवर्नमेंट जाना शुरू होगी। अब आप इनका कमाल देखें, यानी कि 4 साल हुकूमत थी, कोई ये जो इतनी पूरी कहानी सुनाई है, कोई एक, मैं कह रहा हूँ, कोई धेले की एफआईआर ही काट देते, कोई इंक्वायरी स्टार्ट कर देते, आपने तो कुछ भी नहीं किया। तो आज ये जो आप जितना ये आप एक कहानी रच रहे हैं, आवाम को गुमराह कर रहे हैं, खुदारा
खौफ तो राना साहब, इसका मतलब हकायक ये पे बात। ऑडिट वाला खतरा आप तो मोल नहीं लेने जा रहे हैं ना, फिर ये बड़ा रिस्क हो सकता है, क्योंकि अभी तो ये 4-5 ही माह हुए हैं आपकी हुकूमत। ऑडिट करवा रहे हैं, कर रहे हैं, ऑडिट अच्छा। इज ऑलरेडी इन प्रोसेस। अच्छा। हम एक डिटेल ऑडिट कर रहे ठीक हैं और फोरेंसिक भी करा लेंगे, कोई मसला नहीं। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। राना एहसान साहब, हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब तो जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा लियाकत बलोच साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे अब जानेंगे कि अगर हुकूमत संजीदगी के साथ उनके मुतालबात को या धरने को नहीं ले रही है तो फिर इस धरने का मुस्तकबिल क्या होगा, आगे हिकमत अमली क्या होगी। छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे और जमात इस्लामी के धरने को अब एक हफ्ता होने को आ रहा है और अब कुछ सोर्सेज से खबरें भी मौसूल हो रही हैं कि इस धरने को अब हुकूमत हटाओ तहरीक में तब्दील करने का फैसला होने जा रहा है। चूंकि प्लान ए और प्लान बी के बाद अब प्लान सी पर अमल दरामद होगा और मुल्क के तमाम सूबों में अब धरने शुरू होंगे। कल से कराची में भी धरना शुरू हो सकता है और जब तमाम ही सूबों और तमाम शहरों में धरने शुरू हो जाएंगे तो फिर हुकूमत को कितना दबाव महसूस होगा। चूँकि अभी तक जो 2 मुज़ाकरात के दौर हुए हैं, कुछ एक जमात इस्लामी को खुद भी थोड़ी ये फील आ रही है कि हुकूमत शायद उस तरीके से संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही जितना संजीदगी से इस धरने को लेना चाहिए था। ज़रा ये अता तारड़ साहब की ज़रा गुफ्तगू सुनिएगा, अगर मुज़ाकरात कर रहे हैं और मुज़ाकरात के बाद मीडिया से आकर क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, ये सुनिए। तो अता तारड़ साहब की ये सोच है कि जमात इस्लामी एहतजाज और धरना ख़त्म कर दें, अपनी तजावीज़ दें। अब तजावीज़ तो अपने एजेंडे की, अपने मुतालबात की सूरत में वो हुकूमत के सामने रख चुके हैं। अब वो तजावीज़ कितनी काबिल अमल है और जो अता तारड़ साहब की रिक्वेस्ट या डिमांड है जमात इस्लामी से, क्या जमात इस्लामी उसको पूरा करने में कोई दिलचस्पी रखती है? ये एहतजाज क्या 14 अगस्त तक जाएगा और फिर उसके बाद क्या सूरत हाल होगी अगर ये तमाम नुकात ना माने गए? इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। लियाकत बलोच साहब नाइब अमीर है जमात इस्लामी के हमारे साथ। लियाकत बलोच साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये हुकूमत की संजीदगी अता तारड़ साहब की बात से बिल्कुल आया हो गई है कि वो कह रहे हैं एहतजाज को ख़त्म कर दें, हमें तजावीज़ दें, बंद कमरे में बैठें, खुले कमरे में बैठें, मीडिया के सामने आ जाएं। तो वो सिर्फ मुज़ाकरात और मुज़ाकरात पर ही मामले को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हुकूमत एक भी नुक्ते को मानेगी नहीं आपके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, धरना जारी है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें जोश व खरोश भी बढ़ रहा है, पूरी कौम की हमायत और तावन भी इसमें हमें बढ़ता चला जा रहा है। ख़वातीन भी, मर्द भी, नौजवान भी, किसान भी इसकी शिरकत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। रात इस्माइलानिया का जो रहमाना नवाज़ जनाजा था वो बहुत ही एक तारीखी शिरकत। अच्छा लेकिन साहब, आपसे दरख्वास्त है मेरी बहुत ही एहतराम के साथ कि अगर आप थोड़ा सा लाउडली बोल सकें, चूँकि आप ज़ाहिर धरने में बैठे हैं, हमें अंदाज़ा इस बात का, वहाँ बहुत शोर शराबा है, ताकि आपकी बात बिल्कुल साफ और वाज़े अंदाज में नाज़रीन तक जा सके। मैं यही कह रहा था कि भाई धरना तो अपनी जगह जारी है। हुकूमत ने खुद ही कहा था कि वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं और पहले वज़रा की टीम यहाँ हमारे स्टेज पर आई थी धरने में, फिर 2 राउंड हमारे मुज़ाकरात के भी हुए हैं और हमने अपने तमाम इशूज़ को बिल्कुल पूरी वज़ाहत, पूरी दलील के साथ पेश किया है। पहले मीटिंग में तारड़ साहब खुद मौजूद थे, कल वाली मीटिंग में वो तशरीफ़ नहीं ला सके, उनके बाकी वज़रा मौजूद थे और टेक्निकल टीम के लोग मौजूद थे। हमारे हर नुक्ते से उन्होंने इत्तफाक किया था और हमने उनके वजाहत के साथ कहा था कि ये बिजली के बिल और ये पेट्रोल की कीमतें, वफादार तबके पे अज़ाफ़ी बोझ, IPPs का जो जुल्म है और गैर तरक्याती जो अखराजात पर अयाशियाँ हैं, अब आवाम के लिए ये काबिल कबूल नहीं है। जो हमारी फिस्कल स्पेस है उसके अंदर इतनी गुंजाइश और तरीके मौजूद हैं कि हम उनको रिलीफ देना चाहें तो वो रिलीफ दिया जा सकता है और उन्होंने हमारे इन तमाम नुकात से इत्तफाक किया था और उसके बाद उन्होंने यही कहा कि भी हम इस पर अपने हायर अफ्स के साथ बात कर लेंगे और उसके बाद आपसे रब्ता करेंगे। हमने पूरी वजाहत के साथ कहा था कि भी ये धरना भी जारी रहेगा, आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो मुज़ाकरात भी हमारे होंगे, इसलिए कि ये अब आवाम का मसला है। ये जमात इस्लामी का पार्टी एजेंडा नहीं है, जमात इस्लामी का ज़ाती एजेंडा नहीं है, हमारे मफादात नहीं है, हमने कोई मुकदमात नहीं ख़त्म करवाना चाहते। लेकिन अगर हुकूमत संजीदा नहीं है, क्योंकि हुकूमत की अपनी जो लीगल पोजीशन है वो तो पहले ही उस पर बहुत सारे क्वेश्चन मौजूद हैं, लेकिन उनके लिए एक अच्छा मौका है कि भी आवाम के जज्बात का मान एक धरना है और इससे वो बेहतर फ़ायदा उठा सकते हैं, आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। लेकिन अगर वो अपनी इस संजीदगी का मुज़ाहरा नहीं करते और रवायती तौर पर टाल मटोल से काम लेते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसों के ज़रिए मुख्तलिफ अपने मौक़िफ़ को पेश करते रहेंगे तो ज़ाहिर है ये धरना भी मौजूद रहेगा और
अगले मराहल का भी आगाज़ कर दिया जाएगा। और जिस तरह लोगों के अंदर एक पूरा वलवला, जोश और जज्बा मौजूद है, तो ये एहतजाज पूरे मुल्क में भी फैलेगा। अगर हुक्मरान आवाम को जीने का हक़ ना दें, उनकी खुशियाँ छीन लें, तो ऐसे हुक्मरानों का आवाम पर मुसल्लत रहने का भी कोई हक़ मौजूद नहीं है। अगर वो रहना चाहते हैं, लोगों को रिलीफ दें, लोगों के मसाइल सुनें, लोगों की आवाज़ सुनें, लोगों का दुख दर्द सुनें। ये तो मुमकिन नहीं हो सकता कि आप मुट्ठी भर अशराफिया जो है वो आवाम के साथ ये मजाक करता रहे और लोग इन चीज़ों को खामोशी से बर्दाश्त करते रहें। ये मीडिया की आज़ादी का दौर है, सोशल मीडिया की आज़ादी का दौर है। हुक्मरानों की नाअहली, उनके जो नाकामियाँ हैं वो आवाम पर बिल्कुल वाज़ेह हैं। इसी सूरत हाल में लोगों के अंदर फिर एक गुस्सा और लावा पटेगा और उसके सामने हुक्मरानों का ठहरना मुमकिन नहीं है। तो लियाकत साहब, आपकी जो 2-3 बुनियादी बड़े नुकात हैं, जो मुतालबात हैं, एक तो ये पेट्रोल की कीमत कम की जाए, उसमें से लेवी हटाई जाए, तो वो कितनी कमी आप चाहते हैं? हमारे जो मसाइल हैं वो ये हैं कि भाई जो असल लागत है और असल उसकी कीमत ख़रीद है, उसी को ही आवाम को मुहैया करना चाहिए। वो बिजली के बिल हैं, वो पेट्रोल की कीमतें हैं, इसी तरह तनख्वाहदार तबका है, उसमें जो एक अज़ाफ़ी टैक्स आयद किया गया है, उससे हुकूमत को मिल भी कुछ नहीं रहा। और हुक्मरानों अपने ही टेक्निकल टीम पे बरस पड़े कि भी अगर इतने ही पैसा तनख्वाहदार तबके पे टैक्स इजाफी करके मिलना था, तो हमें क्यों हर दफ्तर में रुसवा कर दिया गया। IPPs का मामला है, उस पर क्यों रिव्यू नहीं हो सकता, क्यों रिविज़िट नहीं हो सकता, उसका क्यों ऑडिट नहीं हो सकता कि नाकिस माहदे हों और नाकिस सारे प्लांट्स हों और वो बिजली भी ना पैदा करें और उनको नवाजते रहें। तो ये सिलसिला कब तक चलेगा? और ये सर्कुलर डेट जो है कि वो पूरी कौमी मईशत के लिए एक ज़हर कातिल बन गया है, मौत का परवाना बन गया है। इसी तरीके से हम समझते हैं कि IMF तो ये कह रहा है कि गैर तरक्की अखराजात कम करो और ये अपने पर्क्स हैं और अपने सारी जो मराहत हैं उनके अंदर कमी लाएं, उन चीज़ों पर तो ये तवज्जो नहीं देते। IMF ने खुद कहा है कि भी IPPs के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, मुआहदे हैं, उन पर नज़र-ए-सानी होनी चाहिए। अच्छा, लियाकत साहब, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये नज़र-ए-सानी की कमिटमेंट हुकूमत कर ले और ये सिलसिला शुरू हो जाए, तो ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है, एक हफ्ते का भी नहीं है, एक महीने का भी नहीं है, तो बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो सिर्फ हुकूमत की कमिटमेंट पर आप धरना ख़त्म कर देंगे या जब पूरा अमल दरामद होगा उसके बाद? मेरा ख्याल है कि भाई ये सारी चीज़ें उसके साथ वाबस्ता हैं और कल इन सारी चीज़ों पे पॉइंट वाइज सारी चीज़ों पे बात हुई है। अब अगर हुकूमत की अपनी मर्ज़ी है, अपनी विल है, वो दोबारा इस पर कोई बात करना चाहेंगे तो हम ज़रूर बात करेंगे। अगर वो बात नहीं करना चाहेंगे तो फिर ये बयान तो खुला है, आवाम के अंदर ये एक पूरा मैसेज पहुंच चुका है और आवाम इस चीज़ के लिए हर इक़दाम के लिए तैयार है। अच्छा, और लियाकत साहब, ये जो आपके 7-8 बुनियादी पॉइंट्स हैं, इन पर 100% अमल दरामद आप लोग चाहते हैं? ऐसा तो नहीं कि 2-3 पॉइंट्स अगर हुकूमत ने मान लिए तो फिर एक थोड़ा कदम आप पीछे हटाएं, थोड़ा हुकूमत पीछे हटे और एक दरमियानी राह निकल आए? इसमें कोई फेस सेविंग तो नहीं है ना? 100% अमल दरामद चाहते हैं आप? देखिए जी, एक वाज़े चीज़ है कि आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, आवाम का इत्मीनान होना चाहिए। अगर आवाम का इत्मीनान नहीं होता तो फिर इस सारी मुशक्क़त और मेहनत की क्या ज़रूरत है कि धूप में है, बारिश में है, मुशक्क़त में है, कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है, ज़ाती मफाद नहीं है, आवाम का मफाद है। आवाम तो अनारकी की तरफ जा रहे हैं। आप गवादर की कैफियत को देखें, बन्नू की कैफियत को देखें, आज़ाद कश्मीर की कैफियत को देखें और जगह जगह लोग इस एहतजाज के लिए बिल्कुल भरे बैठे हैं। अब अगर हुक्मरान जो है कि होश के नाखून लें और पूरी ज़िम्मेदारी का सबूत दें तो उनके लिए ये धरना और अवामी जज्बात की जो तर्जमानी है, ये मुल्की इस्तेहकाम के लिए एक बेहतरीन ज़रिया बन सकता है। अगले 2-4 रोज़ बाद अगर हुकूमत नहीं कोई एक्शन लेती या मुज़ाकरात को संजीदा नहीं लेती तो फिर अगली स्ट्रेटजी आप लोगों की फिर क्या है? फिर क्या करना है आगे? हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा है कि अगले 2 दिन में इन चीज़ों को किसी तरफ लगाएं, वगरना हम अपने तयशुदा मंसूबे के मुताबिक अगले मराहल का ऐलान करेंगे। अच्छा, और जो बाकी ये धरना न किसी की फरमाइश पे है न किसी के दबाव पर है। अच्छा, जो बाकी दीगर सूबों में आप लोग धरना देने जा रहे हैं तो उनके सिर्फ बड़े में अब आगे धरना मौजूद है जी तमाम शहरों में प्लान है ये? कराची, लाहौर, जितने सूबाई दारुल हुकूमत हैं?
ये इंशाल्लाह जी बिल्कुल ऐलान होता जाएगा। रोज़ाना 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और जो भी मरला होता है उसकी अनाउंसमेंट कर दी जाती है और आपके ज़रिए ही ये पैगाम आवाम तक। और अभी जिस मकाम पर आप मौजूद हैं यहाँ से आगे पेशरफ्त करनी है, चूँकि अब आगे ज़ाहिर रेड जोन भी है, अगर हुकूमत पर कोई दबाव बढ़ाना है तो यहाँ से मज़ीद पेशरफ्त का प्लान है आप लोगों का हाफिज़ साहब की वापसी के बाद? मेरा ख्याल है जी कि भाई ये बिल्कुल हमारा तयशुदा प्लान है कि भाई जिस हद तक मुमकिन हो सकता है हम मुज़ाकरात बातचीत के ज़रिए इसी धरना और इसी मुकाम पर बैठ के इस मसले का हल चाहते हैं। और लेकिन साहब दीगर जमातें भी अब आपको ज्वाइन करना चाह रही हैं और ऑप्शन हैं तो फिर हम अपने ऑप्शंस पे भी आगे बढ़ेंगे। हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी आपके धरने की हिमायत की, अगर वहाँ से कोई वफ्द आता है तो उसको आप लोग वेलकम करेंगे। 5 अगस्त को वो भी एक एहतजाज का ऐलान कर रहे हैं और वो भी ये चाहते हैं कि आप भी उसमें शिरकत करें। हमारे इस धरने की तो पूरी कौम हमायत कर रही है और कोई भी हमारे इस धरने की हमायत में बात करता है हम उसको वेलकम करते हैं और अगर कोई यहाँ तशरीफ़ लाते हैं तो उनका भी खैर मकदम करेंगे। बहरहाल ये प्लेटफॉर्म जमात इस्लामी का है और जमात इस्लामी ने अपने इस धरने का एजेंडा बिल्कुल मुतय्यन किया हुआ है। हालांकि बाकी तमाम चीज़ों पर भी हमारा पूरा मौक़िफ़ मौजूद है, लेकिन ये धरना खालिस्तान पाकिस्तान के अवाम के माशी मसाइल हैं और इसमें उनको रिलीफ दिलाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। लियाकत बलोच साहब नायब अमीर जमात इस्लामी हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी तफसील के साथ उन्होंने बता दिया कि धरने के आगे क्या क्या मराइल हो सकते हैं और आगे किन किन शहरों में किन किन सूबों में किस तरह से प्लान सी और अगले प्लान्स के तहत इसको आगे बढ़ाया जाएगा और हुकूमत पर दबाव डालकर पूरी कोशिश की जाएगी कि ये अवामी मफाद में तमाम के तमाम मुतालबात को मनवाया जा सके। अब देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में इस धरने का क्या नतीजा निकलता है और कितने मुतालबात हुकूमत संजीदगी के साथ मानने पर मजबूर हो जाती है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।